नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो कि रहेगी मिशन NTPC 2020-21। ये जो सीरीज होगी इसका जो मेन फोकस होगा वो रहेगा RRB NTPC 2020 जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर। तो ये जो सीरीज होगी इसमें हम हर वीक में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें कि हर हफ्ते 3 वीडियो जो होंगी आपको मिशन NTPC 2020-21 के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो सभी वीडियोस होंगी इनका मेन फोकस एनटीपीसी होगा, और अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन वीडियो से मदद मिलेगी। ये सभी जो क्वेश्चंस हम लेंगे इस वीडियो में ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसमें हमने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड करे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ये वीडियोस जो होंगी ये सफिशिएंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, और साथ ही आपको करंट अफेयर जो होता है उसकी वीडियोस जो होंगी वो भी देखनी होंगी। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपको ये जो वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन सभी का फुल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे तो इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे वो टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो हरा कलर दिखता है फायर वर्क में, जो फायर का काम होता है उसमें जो हरा कलर दिखता है वो किसकी वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम जो होता है इसकी प्रेजेंस की वजह से जो फायर वर्क्स होते हैं उसमें आपको ग्रीन कलर का दिखता है। इसमें और भी कलर्स होते हैं जो कि दिखते हैं, जैसे कि येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ये सब कलर जो होते हैं ये फायर वर्क में दिखाई देते हैं। तो जो उसमें ग्रीन कलर होता है वो किस चीज की प्रेजेंस की वजह से होता है? तो वो हो जाएगा बेरियम की वजह से। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो बेरियम जो होता है ये इंपैक्ट करता है ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स, तो ये भी हमने डिस्कस करा। अब जो स्ट्रोंटियम होता है ये कौन से कलर को इम्पार्ट्स करता है? तो इसमें क्या होता है, ये जो रेड कलर दिखता है हमको फायरवर्क में वो दिखता है स्ट्रोंटियम की प्रेजेंस की वजह से, और जो सोडियम होता है वो इम्पार्ट करता है येलो कलर को। तो जो हमको येलो कलर दिखता है फायरवर्क में वो दिखता है सोडियम की वजह से। ये जो 3 कलर होते हैं ये फायरवर्क में मेनली दिखाई देते हैं। एक तो होता है ग्रीन कलर, एक हो गया रेड कलर, और एक हो गया येलो कलर। तो जो ग्रीन कलर होता है वो होता है बेरियम की वजह से, जो क्रिम्सन रेड कलर होता है वो होता है स्ट्रोंटियम की वजह से, और जो येलो कलर होता है वो होता है सोडियम की वजह से। तो फायरवर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री नेवल एक्सरसाइज इंदिरा नेवी स्टार्टेड। तो अभी हाल ही में इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसके बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है इंदिरा नेवी। तो ये करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया और इंडिया जो है इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है इंदिरा नेवी। तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं आपको वो भी जानना जरूरी है। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है बे ऑफ बंगाल में। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज थी ये कौन सा एडिशन था? तो ये इसका 11वां एडिशन था, 11th एडिशन था इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का, जो कि हुआ है 4-5 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेल्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर, तो हर 2 साल में ये जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में ये होती है। अब ये जो एक्सरसाइज थी ये स्टार्ट हुई थी 2003 में। तो पहली बार जो ये एक्सरसाइज करी गई थी वो करी गई थी 2003 में, और 2003 के बाद से ये 11वां एडिशन है जो कि हो रहा है 2020 में। अब अगर हम ये बात करें कि भारत की नेवी की तरफ से किस किस ने हिस्सा लिया था, तो हमारा हो जाएगा मिसाइल डिस्ट्रॉयर। मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है रणविजय उसने हिस्सा लिया था, जो फ्रिगेड है शायदरी उसने हिस्सा लिया था, और जो फ्लीट टैंकर है शक्ति उसने हिस्सा लिया था। ये तीनों ने हिस्सा लिया था भारत के नेवी की तरफ से, और उसके साथ जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो ये काफी अच्छे लेवल की एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो कंट्री आई है वो आई है रशिया। तो रशिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो रशिया के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब अगर हम रशिया कंट्री की बात करें तो रशिया कंट्री जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। तो ये आपको पता होना चाहिए, रशिया कंट्री जो है इसकी कैपिटल होती है मॉस्को।
तो और रशिया जो है इसके अराउंड कौन सा ओशियन आता है, तो आर्कटिक ओशियन जो है उसके अराउंड आती है रशिया। रशिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हो गई वो हो गई चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन और बेलारूस। तो ये जो है ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, और फिनलैंड भी है, ये भी नेबरिंग कंट्री है रशिया की। अब रशिया के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी कंट्री है या फिर स्टेट है उससे मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो उसका कैपिटल जो होता है, तो रशिया की जो कैपिटल हो गई वो हो गई मॉस्को, और दूसरे उसके पावरफुल होल्डर कौन है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया के हो गए प्रेसिडेंट, और रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को। तो ये दो चीज जो है ये रशिया से इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, घूमर इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो घूमर जो है ये कौन सी स्टेट का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। ये जो डांसेस होते हैं इनके ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घूमर जो है ये कौन सी स्टेट का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट जो है उसका एक काफी ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट फोक डांस होता है घूमर। अब यहाँ बात हुई है फोक डांसेस के ऊपर, तो फोक डांसेस से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मिजोरम स्टेट आई है, तो मिजोरम स्टेट जो है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक डांस है, तो खोलम हो गया एक हो गया चेरो, और एक हो गया चैलम। अब ये जो चेरो डांस है, ये जो चेरो होता है ये मिजोरम का सबसे पुराना और सबसे फेमस डांस है, तो ये आपको याद रखना है। चेरो जो हो गया ये मेन फोक डांस है मिजोरम स्टेट का। ये तीनों जो है ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं मिजोरम के। अब अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात का हो गया गरबा, डांडिया रास और भवाई। तो ये भी काफी फेमस डांसेस हैं जो कि परफॉर्म करे जाते हैं गुजरात में भी और साथ ही साथ और स्टेट्स में भी। तो गरबा हो गया, डांडिया रास हो गया और भवाई, तो ये तीनों जो हो गए ये इंपॉर्टेंट डांस हो गए गुजरात स्टेट के। अब राजस्थान पे आ जाते हैं, तो राजस्थान स्टेट जो है उसका हो गया घूमर, जो कि हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद हो गया चक्री, उसके बाद हो गया घनगौर, और उसके बाद हो गया झूला लीला और जुम्पा, और हो गया घपल। तो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं राजस्थान स्टेट के। घूमर, चक्री, गंगौर और झूलन लीला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेस हैं राजस्थान के। इनके ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जो भी फोक डांसेस हो गए इन तीनों स्टेट से रिलेटेड, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है राजस्थान स्टेट की। तो राजस्थान के ऊपर भी कुछ फैक्ट्स हो गए, कुछ नॉलेज हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं पहले। अब ये जो है ये इंडिया का मैप है, इसमें आपको राजस्थान दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये जो राजस्थान है इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, राजस्थान की कैपिटल पूछी जाती है, तो राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगी, जयपुर। जयपुर जो है ये कैपिटल है राजस्थान स्टेट की। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे, तो राजस्थान जो है उससे एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान स्टेट जो है वो जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है वो नेशनल बॉर्डर कितनी स्टेट से शेयर करती है। मतलब इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जिनसे जो राजस्थान का बॉर्डर है वो जुड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल जो है 5 स्टेट्स हैं जिनसे राजस्थान जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब जो पहली स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी पंजाब। ये जो एरिया होता है ये पंजाब से शेयर करता है राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा हरियाणा, ये जो पार्ट हो गया ये हरियाणा स्टेट्स हो गई। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है वहां से शेयर करता है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद आता है गुजरात। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे राजस्थान जो है अपना नेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। पहला हो गया पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया उत्तर प्रदेश, चौथा हो गया मध्य प्रदेश और 5वां हो गया गुजरात। तो ये 5 स्टेट्स हो गई जिनसे राजस्थान का बॉर्डर शेयर होता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान स्टेट जो है वो अपना बॉर्डर इंटरनेशनली किससे जुड़ता है उसका, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे, तो ये जो पूरा एरिया है ये जुड़ता है पाकिस्तान से। तो राजस्थान जो है वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अब और कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान का, तो एक तो हो गया राजस्थान, उसके बाद दूसरा आता है पंजाब, पंजाब से शेयर होता है, फिर तीसरा आता है जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये 3 हो गए और एक नीचे हो गया गुजरात। तो 4 स्टेट्स हैं जिनसे कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब आपको नीचे एक ये और दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लाइन जा रही है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है, तो टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। अब वो 8 कौन कौन सी स्टेट्स हो गई, तो पहला तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये हो गया गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया झारखंड, पांचवा हो गया वेस्ट बंगाल, और अब हम राइट की साइड चलेंगे बांग्लादेश से आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद आ जाएगा मिजोरम, और एक ये हमारा हो गया राजस्थान। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया की जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसको कहीं पे नोट कर लें, ये आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम्स में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसकी खोज या फिर इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो हैं इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब इन्वेंशंस के ऊपर या डिस्कवरीज के ऊपर ये जो नाम दिए हुए हैं इनके ऊपर और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अब यहाँ पे बात हुई है विलियम स्टर्जन की। तो विलियम स्टर्जन जो है इन्होंने किस चीज की इन्वेंशन करी थी या खोज करी थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं उनकी खोज करी गई थी विलियम स्टर्जन के द्वारा। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोसीजर जो होता है, उसकी खोज करी गई थी विलियम स्टर्जन के द्वारा। अब दूसरा नाम जो आता है वो आता है निकोलो टेस्ला का। तो निकोलो टेस्ला जो है इनको किस चीज के लिए जाना जाता है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था डिजाइनिंग में मॉडर्न ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, तो मॉडर्न ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम जो तैयार किया गया था उसकी जो डिजाइन थी उसमें मेन कंट्रीब्यूशन था निकोलो टेस्ला का, तो इसलिए इनको कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। अब जो तीसरा नाम है वो है व्हीलर। तो व्हीलर जो है इन्होंने किस चीज की खोज करी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फायर इंजन। इलेक्ट्रिक फायर इंजन जो होता है उसकी इन्वेंशन करी गई थी व्हीलर के द्वारा। अब जो हमारा लास्ट नाम है वो है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे जो है इन्होंने कौन कौन सी इन्वेंशन करी हुई हैं, एक तो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद डायामैग्नेटिज्म, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये 3 इन्वेंशंस हैं जिनके लिए माइकल फैराडे को जाना जाता है। एक तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक हो गया डायामैग्नेटिज्म और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। इन तीनों इन्वेंशंस के लिए मेनली जाना जाता है माइकल फैराडे को। इनमें से कोई सा भी आपको इन्वेंशन का नाम दिया जाएगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो खोज है ये किसके द्वारा करी गई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कवर होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब और सिंध बैंक जो है उसके नए एमडी और सीईओ किसे चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस कृष्णन। एस कृष्णन जो है इन्हें अभी हाल ही में चुना गया है एमडी और सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक का। अब पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हुई है यहाँ पे, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं, तो वो हो जाएंगे पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। अगर आपसे कोई भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उस बैंक का हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट, चेयरमैन और एमडी सीईओ ये जरूर पता होने चाहिए। इनके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक से रिलेटेड। अब इससे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो 24 जून 1908 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी पंजाब एंड सिंध बैंक की। इसके करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे चरण सिंह। चरण सिंह जो हैं ये करंट चेयरमैन है पंजाब एंड सिंध बैंक के। अब जो एमडी और सीईओ बने हैं अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के, जो कि हैं हैश कृष्णन, उन्होंने किसको रिप्लेस करा है, तो एस हरिशंकर जो हैं उनको रिप्लेस करा है एस कृष्णन ने। मतलब एस कृष्णन जो थे इनसे पहले जो एमडी और सीईओ थे पंजाब एंड सिंध बैंक के वो कौन थे, वो थे एस हरिशंकर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रोटावैक वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो रोटावैक वैक्सीन जो है
इनमें से कौन सी डिसीज है जिसमें वो प्रोटेक्ट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड डायरिया। तो चाइल्डहुड डायरिया जो होता है उससे बचाती है हमको रोटावेक वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन है इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, रेबीज हो गया, कोलेरा हो गया, इनकी वैक्सीन के नाम भी पता होने चाहिए आपको। तो ये कुछ फैक्ट्स हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे। रोटावेक वैक्सीन जो है ये डेवलप करी गई है भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, रोटावेक वैक्सीन जो है जो कि प्रोटेक्ट करती है चाइल्डहुड डायरिया से, वो जो है वो डेवलप करी गई है भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। अब जो चाइल्डहुड डायरिया होता है ये किससे होता है? तो ये होता है रोटा वायरस इन्फेक्शन से। तो रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है चाइल्डहुड डायरिया, जिसमें रोटावेक वैक्सीन जो है ये हेल्प करती है। अब अगर टाइफॉइड की बात करें हम, तो टाइफॉइड वैक्सीन जो है वो कौन कौन सी हैं? तो विवोटिफ और स्विस पैक्सवैक्स। तो स्विस पैक्सवैक्स और विवोटिफ ये जो हैं ये वैक्सीन हैं टाइफॉइड की। ये जो होती हैं वैक्सीन ये दी जाती हैं 6 साल में एक बार। 6 साल तक असर रहता है इन वैक्सीन्स का। तो इनके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो HDVC और आइमोवैक्स। तो HDVC और आइमोवैक्स जो है ये वैक्सीन हैं रेबीज की। ये जो है दोनों ये कंपनीज हैं, ये जो है रेबीज की वैक्सीन को डेवलप करती हैं। कोलेरा की बात कर लेते हैं। तो कोलेरा डिसीज जो है इसकी वैक्सीन का नाम है वैक्सचोरा। वैक्सचोरा जो है ये वैक्सीन है कोलेरा की। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो वैक्सीन है इनमें से ये कौन सी डिसीज की है, तो आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग 1 रुपी कॉइन? तो 1 रुपी कॉइन जो होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, उसको बनाने के लिए जो मेटल यूज करा जाता है वो कौन सा मेटल होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका बना होता है, ये मेटल होता है जिससे बना होता है 1 रुपए का सिक्का। तो यहां पर जो बात हुई है वो हुई है सिक्के की। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब 1 रुपए का जो सिक्का है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो मेटल हो गया वो तो अभी हमने डिस्कस करा। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो होता है ये मेटल होता है जिससे बना होता है 1 रुपए का सिक्का। उसका जो वेट होता है कितना होता है 1 रुपए के सिक्के का? तो वो होता है 4.85 ग्राम। डायामीटर होता है 25 मिलीमीटर और शेप होती है सर्कुलर। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1 रुपए का जो सिक्का है ये पहली बार इंडिया में यूज कब करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950। 1950 में पहली बार यूज करा गया था 1 रुपए का सिक्का हिंदुस्तान में। और ये जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी हैं 1 रुपए के सिक्के की, ये जो है आपको कहीं कहीं पर कुछ और भी मिलेंगी। तो जो साइज होता है 1 रुपए के सिक्के का वो चेंज होता रहता है। जो पहले जब ये इंट्रोड्यूस करा गया था उस टाइम का जो डायामीटर, वेट और शेप थी उसके हिसाब से हमने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? अब जो विटामिन सी होता है वो कौन से मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, हेल्प करता है उसमें? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। तो आयरन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है विटामिन सी। अब जो विटामिन होते हैं उनसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से। तो हमारे क्वेश्चंस होंगे, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम जो होता है वो हर विटामिन का इंपॉर्टेंट रहता है। तो विटामिन सी जो होता है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी और जो विटामिन हैं उनके भी आपको केमिकल नेम्स पता होने चाहिए। तो हमने विटामिन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें कि आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम और इनसे जो डिसीजेज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब प्रोवाइड कराए गए हैं। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके विटामिन की वीडियो देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो स्कर्वी डिसीज जो होती है ये कमी की वजह से होती है विटामिन सी की। जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है उसकी वजह से जो स्कर्वी डिसीज होती है वो होती है। अब जो कैल्शियम होता है उसकी कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? तो ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल हो जाती है हमारी बोन्स, और एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेस में ब्लीडिंग होने लगती है हमारी बॉडी से। तो ये जो 2 बीमारी होती हैं ये होती हैं कमी की वजह से कैल्शियम की।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की कमी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, तो ये आपको पता ही होगा कि अनीमिया डिसीज जो होती है ये आयरन की कमी की वजह से होती है। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादातर सबको पता ही होगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं विटामिन सी और मिनरल से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज वन द 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। तो अभी हाल ही में जो 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुई है उसके विजेता कौन रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी इनियन। पी इनियन जो हैं ये विजेता रहे हैं 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट के। तो ये 48th एडिशन था ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का जो कि जीत लिया है पी एनियन ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो देख लेते हैं। तो पी एनियन जो है ये एक इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला हुआ है पी इनियन को। अब ये जो टूर्नामेंट हुआ है 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, इसमें टोटल 120 प्लेयरों ने हिस्सा लिया था जो कि 16 कंट्री से थे, जिसमें कि पहली जो रैंक आई है वो आई है पी इनियन की, जिसमें इन्होंने 7.5 जो है स्कोर करा है 9 में से। 6 मैच इन्होंने जीते हैं और 3 मैच जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं, मतलब इन्होंने एक भी मैच जो है वो नहीं हारा है। अब ये जो ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट होता है ये मेनली कहाँ होता है, तो ये यूजुअली जो होता है ये होता है फिलाडेल्फिया यूएसए में। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये ऑनलाइन हेल्ड कराया गया है। 48th एडिशन जो हुआ था ये ऑनलाइन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो बाकी नाम दिए हुए हैं, बाकी जो 2 प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं ये कौन कौन है, तो सैमुअल सिवियन जो हैं ये एक अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और जो बदुर जुबाबा हैं ये कौन है, ये एक जॉर्जियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये जो हैं ये जॉर्जिया से हैं, और जो सैमुअल सिवन है ये अमेरिका से हैं, और पी इनियन जिन्होंने जीता है वो है इंडिया से। ये तीनों ही जो हैं ये ग्रैंड मास्टर्स हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रोल्ड आउट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी इंडिया में वो कौन से साल में चली थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो चली थी इंडिया में, हिंदुस्तान में। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनते हैं, तो वो हो जाएंगे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वो चली थी 3 फरवरी 1925 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये बॉम्बे वीटी और कुल हार्बर इन दोनों के बीच में चली थी। अब जो ट्रेन थी, जो सिंपल ट्रेन थी, वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी या कब चली थी इंडिया में, तो ये क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में चली थी पहली ट्रेन हिंदुस्तान में। 1853 ईयर जो है ये आपको याद रखना है। जैसे ही आप ट्रेन वर्ड सुने तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1853 में जो पहली ट्रेन थी इंडिया की वो चली थी। अब दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। तो पहले और प्रेजेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो वो थे जॉन मथई। ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। तो जॉन मथई जो थे ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के। प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। जो सेल्स होते हैं उनका जो कंट्रोलिंग सेंटर कहा जाता है वो कहा जाता है न्यूक्लियस को। सेल्स के ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, तो जो सेल शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो हैं इन्होंने जो सेल शब्द है वो दिया था। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो जो प्लांट सेल होती है उसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो सेल होती है उसकी जो वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। अब ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन है, मोस्ट बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है
आ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज, तो अगर कोई सेल है जिसकी की जो सेल वॉल है वो नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो वो बन जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये एक सेल होता है जिसकी सेल वॉल नहीं होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट द रूम टेम्परेचर। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सी गैस है जो कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो गैस है ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है पानी में रूम टेम्परेचर पे। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें अमोनिया जो होगी ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस है वाटर में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक जो है उसके नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुरली रामाकृष्णन। मुरली रामाकृष्णन जो हैं इनको चुना गया है नया एमडी और सीईओ साउथ इंडियन बैंक का। अब जो भी बैंक होते हैं उनसे आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो होता है हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर जो है साउथ इंडियन बैंक का वो कहाँ पे है, तो वो है त्रिशूर केरला में। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो होता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फिर फाउंडेशन। तो साउथ इंडियन बैंक जो है इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो कब रखी गई थी, तो 29 जनवरी 1929, 29 जनवरी 1929 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी साउथ इंडियन बैंक की। और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये है मुरली रामाकृष्णन जो हैं इन्होंने रिप्लेस करा है वीजी मैथ्यू को। तो मुरली रामाकृष्णन जो है इनसे जो पहले एमडी और सीईओ थे साउथ इंडियन बैंक के वो थे वीजी मैथ्यू। वीजी मैथ्यू जो थे वो मुरली रामाकृष्णन से पहले वाले थे, मुरली रामाकृष्णन से पहले एमडी और सीईओ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स। तो रिवर्स ओरिजिनेशन के ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो ओरिजिनेशन जो हुई है अरावली हिल्स पे वो इनमें से कौन सी रिवर की होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साबरमती। साबरमती रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस से। अब रिवर्स के ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो वो देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि साबरमती रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस से जो कि है उदयपुर राजस्थान में। और ये कहाँ पर खत्म होती है, तो ये गल्फ ऑफ खम्बट जो है जो कि है अरेबियन सी में, वहां पे जाके खत्म होती है। तो साबरमती रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है अरावली रेंजेस पे और एंड होती है गुल्फ ऑफ खम्बट अरेबियन सी में। कावेरी रिवर जो है इसकी बात कर लेते हैं। तो कावेरी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस में जो कि है कर्नाटका में। और ये खत्म कहाँ होती है, तो ये खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी रेंजेस पे कर्नाटका में और खत्म होती है बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा घाघर रिवर। अब जो घाघर रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है शिवालिक हिल से ओरिजिनेट जो कि है हिमाचल प्रदेश में। तो जो शिवालिक हिल्स हैं हिमाचल प्रदेश में वहां से ओरिजिनेट होती है घाघर रिवर। अब जो बेटवा रिवर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटवा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है विद्या रेंज से जो कि है मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे जाके खत्म होती है, तो जो यमुना रिवर है उसमें जाके मिल जाती है। जो बेटवा रिवर है वो एम्प्टी हो जाती है, खत्म हो जाती है यमुना रिवर में मिलके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए रिवर्स के ऊपर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। तो इम्पल्स जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो होती है ये एसआई यूनिट होती है इम्पल्स की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोर्तुगल। पोर्तुगल कंट्री जो है वहां से है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब फुटबॉल से रिलेटेड 2 लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक तो हो गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक हो गए लियोनेल मेसी। तो ये कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और ये कौन सी कंट्रीज से हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो देख लेते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये खेलते हैं जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए और ये हैं पोर्तुगल से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और साथ ही साथ जो पोर्तुगल की नेशनल टीम है उसके लिए भी खेलते हैं और ये कहाँ से हैं, तो ये हैं पोर्तुगल कंट्री से। दूसरे आते हैं लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो है ये कहाँ के लिए खेलते हैं, तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं लियोनेल मेसी।
और ये है अर्जेंटीना कंट्री से। अब जो अर्जेंटीना कंट्री की जो अपनी नेशनल टीम है उसकी तरफ से भी खेलते हैं लियोनेल मेसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली राजकुमार श्रीवास्तव इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो अभी हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव जो हैं इंडिया की तरफ से एम्बेसडर चुने गए हैं कौन सी कंट्री के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोशिया। क्रोशिया कंट्री जो है उसके नए इंडियन एम्बेसडर चुने गए हैं राजकुमार श्रीवास्तव। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है क्रोशिया कंट्री की। तो क्रोशिया कंट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जो क्रोशिया कंट्री है इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्रोशिया कंट्री की कैपिटल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ज़ैग्रेब जो है ये कैपिटल है क्रोशिया कंट्री की। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रीज से वो क्या पूछा जाता है। तो क्रोशिया कंट्री जो है इसके हेड कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। तो जोरन मिलानोविक। जोरन मिलानोविक जो हैं ये क्रोशिया कंट्री के करंट प्रेसिडेंट हैं। अब इसकी आपको नेबरिंग कंट्रीज भी दिख रही हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो हंगरी जो है ये नेबरिंग कंट्री है, सर्बिया हो गई, बोस्निया हर्जेगोवानिया, स्लोवेनिया, ये जो है ये नेबरिंग कंट्रीज हो गई क्रोशिया की। और क्रोशिया जो है ये एड्रियाटिक सी में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एड्रियाटिक सी और गल्फ ऑफ वेनिस इन दोनों के अराउंड है क्रोशिया कंट्री। और इसकी जो कैपिटल है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ज़ैग्रेब जो है ये कैपिटल है क्रोशिया कंट्री की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लिक्विड्स, मेडिसिन्स एंड एज अ फ्यूल इन एयरक्राफ्ट। तो इनमें से कौन सा एल्कोहल है जो कि यूज किया जाता है लिक्विड की फॉर्मेशन के लिए, मेडिसिन की फॉर्मेशन के लिए और फ्यूल जो होता है एयरक्राफ्ट्स में उसकी फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो होता है ये एल्कोहल जो होता है ये यूज किया जाता है मेकिंग में, लिक्विड्स में, मेडिसिन में और एयरक्राफ्ट के फ्यूल में। तो ये जो होगा ये इंपॉर्टेंट एल्कोहल रहेगा, ये इन तीनों में यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट जो है वो कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वीनस। वीनस जो है सबसे ज्यादा गर्म हॉट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब जो सोलर सिस्टम है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, अर्थ और वीनस जो हैं इनको ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ट्विन्स कहा जाता है अर्थ और वीनस को, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एक जैसी दिखती हैं, इसलिए इनको ट्विन्स भी कहा जाता है। अब जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो क्या है। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपट्यून। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। तो जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो और अर्थ के सबसे ज्यादा नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा पूछा जाता है तो वो हो जाएगा वीनस। वीनस जो है सबसे ज्यादा करीबी प्लैनेट है अर्थ के। अगर सन की बात करी जाए तो सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है तो वो हो जाएगा मरकरी। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि याद रखने हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कॉमन नेम जो है ये क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है ये कॉमन नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो भी देख लेते हैं। तो बोरेक्स जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो बोरेक्स जो होता है इसको सोडियम बोरेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो जिप्सम होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो जिप्सम का कॉमन नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये कॉमन नेम होता है जिप्सम का। और जो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ये कॉमन नेम हो गया एप्सम सॉल्ट का। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। रिसेंटली हु हैज रिटन द बुक लेटेस्ट ड्रीम। तो लेटेस्ट ड्रीम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉप फ्रांसिस। पॉप फ्रांसिस जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है अभी हाल ही में, लेटेस्ट ड्रीम। तो ये जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉप फ्रांसिस जो है ये ऑथर हैं लेटेस्ट ड्रीम बुक के। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम टू प्रोपोगेट।
तो इनमें से कौन सी वेव है जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी मीडियम की प्रोपोगेट करने के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइट वेव्स। लाइट वेव्स जो होती हैं इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए, ये बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट कर सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटिना इन दी आई एक्ट्स एज आ, तो रेटिना जो होती है हमारी आंख में वो किसकी तरह एक्ट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिल्म इन दी कैमरा। तो कैमरा में जो फिल्म होती है उसकी तरह एक्ट करती है जो रेटिना होती है हमारी आंख में। अब आंख से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्या होंगे? तो वो हो जाएंगे इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज बनती है रेटिना से वो तो एक तो वो रियल इमेज होती है और एक वो इन्वर्टेड होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो लीस्ट डिस्टेंस जो होगा उसका देखने का, विजन का, उसका वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर लीस्ट स्कैटरिंग लाइट की बात करी जाए तो लीस्ट स्कैटरिंग लाइट जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है रेड। रेड जो होती है सबसे कम स्कैटरिंग लाइट होती है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सेल होती है जो कि पाई जाती है रेटिना में? तो कौन सी सेल पाई जाती है? एमाक्रिन। एमाक्रिन सेल जो होती है ये पाई जाती हैं रेटिना में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। एमाक्रिन सेल जो होती हैं ये पाई जाती हैं रेटिना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनरशिप्ड विद M3M फाउंडेशन। तो अभी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने हाल ही में M3M फाउंडेशन के साथ एक पार्टनरशिप करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है इन्होंने पार्टनरशिप करी है M3M फाउंडेशन के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये करंट का क्वेश्चन बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो ये M3M फाउंडेशन जो है इसके फाउंडर कौन है? तो लालचंद बंसल जो है ये फाउंडर हैं M3M फाउंडेशन के। ये जो है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम जो है ये इसका हेडक्वार्टर है M3M फाउंडेशन का। अब इसका जो काम है, मेन काम जो है M3M फाउंडेशन का वो क्या है? वो है डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के जितने भी सेक्टर्स हैं सब में डेवलपमेंट करना, ये मेन फोकस है M3M फाउंडेशन का। और अगर प्राइम फोकस की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है रूरल डेवलपमेंट के। तो रूरल जो एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है M3M फाउंडेशन, जिसके साथ अभी पार्टनरशिप करी है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इन रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट ऑफ टॉप 400 यूनिवर्सिटीज हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूडेड। तो अभी हाल ही में टॉप 400 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी करी गई है, उसमें कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज का नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जो कि शामिल करी गई हैं टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में। अब ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? तो ये हो जाएंगी, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं IISc बेंगलुरु और एक है IIT रोपर। इन दोनों यूनिवर्सिटीज को शामिल करा गया है टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में। ये दोनों इकलौती यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जो कि शामिल करी गई हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो ये रिलीज करी जाती है टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि जाना जाता है डा के नाम से। तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है इन्होंने टॉप 400 यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है ये रिलीज करी है। ये जो है पूरी वर्ल्ड में जितनी भी टॉप 400 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट जो है वो जारी करते हैं। अब इसमें जो पहला नंबर है लिस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप करा है? तो वो हो जाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की, उसने टॉप करा है इस लिस्ट को। तो पहले नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया की सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं जो कि हो जाएंगी IISc बेंगलुरु और IIT रोपर। तो ये आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो दोस्तों ये जो सीरीज है
ये मेनली फोकस कर रही है आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 एग्जाम के लिए। तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन वो जरूर मिलेगा। तो आपको सिर्फ इस सीरीज पे फोकस करना है और साथ ही साथ जो करंट अफेयर की सीरीज होगी उस पे भी आपको ध्यान देना है। ये जो 2 सीरीज होंगी, इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।